अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लाइबा जफर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर डिटेल्स और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले साल 2022 के 23 फरवरी को यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया था और उसके एक साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि एक साल में व्लादिमीर पुतिन ने क्या हासिल किया और आगे उसका क्या मतलब प्लान है। लेकिन आज की वीडियो में भी मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ बताऊंगी और कुछ पास्ट इवेंट्स को लिंक करूंगी, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि व्लादिमीर पुतिन का आगे फ्यूचर प्लान क्या है। यानी सेकंड फेज अब स्टार्ट हो गया है यूक्रेन वॉर का। इन 2004 आप मेरी स्क्रीन पर पिक्चर्स देख सकते हैं और ये कीव की पिक्चर्स हैं, यानी कीव यूक्रेन का कैपिटल है। प्यूटन अटेंड कर रहे हैं परेड एज अ स्पेशल गेस्ट और एक स्पेशल ओकेजन भी था। ये एनिवर्सरी थी लिबरेशन ऑफ यूक्रेन फ्रॉम नाजी जर्मनी और ये परेड एग्जैक्टली सोवियत स्टाइल में हुई थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूक्रेन था वो सोवियत का हिस्सा बन चुका था और ऑब्वियसली ये लिबरेशन उसी की एनिवर्सरी की हो रही थी 2004 में। और ये पुतिन ने विजिट किया था यूक्रेन का जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले वो उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। और 1991 में जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हो गया था। इस हवाले से भी आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन का दौरा उस टाइम क्यों किया था? ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बहाल कर सके यूक्रेन पर। और अब 2022 में यूक्रेन पर अटैक करना व्लादिमीर पुतिन का, और इस वॉर के जरिए पुतिन शायद अपने इन्फ्लुएंस रीगेन करना चाहता है, जो कि 1991 में खास तौर पे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुई थी रशिया को। शायद वो ही पुतिन अब रीगेन करना चाहते हैं। लेकिन पुतिन इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं? अब आप ये कह सकते हैं कि शायद ये पुतिन का स्टाइल है। फ्रॉम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर से लेकर प्रेसिडेंट तक पुतिन अभी तक रिस्क टेकिंग जो उनकी एबिलिटीज हैं वो उसी पर चल रहे हैं। और 2004 से लगातार वो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और हमेशा जो जितनी भी पॉलिसीज हैं रशिया से रिलेटेड वो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ली है। और ऐसा लगता है कि शायद अपना कोई पर्सनल गेन भी वो हासिल करना चाहते हैं रशिया की पॉलिसीज के रिगार्डिंग। व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्जिया में वॉर भी की। इसके अलावा सीरिया में वेपन्स भेजे, ट्रूप्स भेजे और फिर क्राइमिया को एनेक्स किया। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भी वो मुलविस रहा रशिया। और 2004 से अगर हम फ्रीक्वेंटली देखें तो ये सारे रिस्क है जिसमें रशिया ने अपनी आवाम को भी रिस्क में रखा और साथ साथ वर्ल्ड को भी रिस्क में रखा, और जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई। और जो ऑपरेशंस थे वो सीक्रेट ऑपरेशंस थे, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई एनेक्स करता है कंट्री, जब प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं तो उसमें बड़ी पावर्स होती हैं वो ही शामिल होती हैं और बिहाइंड द डोर्स वो काम करती हैं। और इसी तरह रशिया ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए और अब डायरेक्ट वॉर्स भी कर रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर को भी एक साल हो गया है और यही क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि व्हाट डज व्लादिमीर पुतिन हैव इन माइंड। एक साल हो गया है यूक्रेन रशिया वॉर को, और अब नेक्स्ट क्या होगा? यही सवाल सबके जहन में है। ये सब कुछ डिपेंड करता है व्लादिमीर पुतिन पर। सो फार जो वॉर थी उसी तरह से नहीं हो सकी जो व्लादिमीर पुतिन ने प्लान किया था, और प्लान के मुताबिक वो नहीं चल रही। जो व्लादिमीर पुतिन सोचते थे कि हम वॉर करेंगे और बदले में उनको कोई जैसे नुकसान नहीं होगा, जबकि देखा जाए तो रशिया यूक्रेन की वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मॉस्को को ज्यादा हुआ है, क्योंकि मॉस्को की ट्रूप्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा एज कम्पेयर टू यूक्रेन की फोर्सेस को। और यूक्रेन की फोर्सेस, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 100,000 फोर्सेस जो है यूक्रेन की उनको नुकसान हुआ है, और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो 200,000 जो मिलिट्री है रशिया की उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो रशिया की मिलिट्री को नुकसान पहुंचा, लेकिन रशिया फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन की जो ग्रिप ऑफ पावर है उसको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ। पुतिन को अपनी पोजीशन उनको उनकी पोजीशन पे बहुत ज्यादा थ्रेट्स है, लेकिन उनकी पोजीशन अभी तक बरकरार है। और एज अ प्रेसिडेंट देखा जाए तो अगर किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट वॉर में होते तो अब तक शायद बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता कि प्रेसिडेंट हट जाए, हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वॉर की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। लेकिन अवाम का बहुत ज़्यादा फेथ है
व्लादिमीर पुतिन की प्रेसिडेंसी पे, और 2004 से कंटिन्यूस जो फेथ है ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, और इस तरह का मैंने आज तक कहीं और नहीं देखा कि किसी और प्रेसिडेंट पे इतना फेथ उनकी आवाम ने रखा हो। शायद वो वन पार्टी सिस्टम है रशिया के अंदर, तो इस वजह से लोग किसी और आदमी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, और जब आप एक कंट्री वॉर में होता है और उसी दौरान अगर आपका प्रेसिडेंट चेंज हो जाए तो शायद वो वॉर आप हार भी सकते हो, तो ये भी एक चीज हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ड्राइविंग सीट पर मौजूद है व्लादिमीर पुतिन, और वो क्लियरली चाहते हैं कि वो यूक्रेन पर अपना होल्ड जमा सकें। सब कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इज अ मैन ऑन मिशन फॉर हिम। यूक्रेन का बैटल उनके लिए पर्सनल है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उनके लिए वो पर्सनल क्यों है। अब जो व्लादिमीर पुतिन है वो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है। उनको लगा था कि 1991 में जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे, और 1992 में सोवियत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया था, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रशिया की एक ह्यूमिलिएशन थी, और रशिया को बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में ह्यूमिलिएट किया गया था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट थी रशिया के लिए कि रशिया टुकड़ों में बट गया था, और इसी तरीके से वेस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और रशिया समझता था कि ये जियोपॉलिटिकल ग्रेटेस्ट कैटेस्ट्रॉफिक है रशिया के लिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो नेटो एक्सपैंड होता गया। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न यूनियन ने बनाई थी, उसके अलावा इसमें यूएस भी शामिल है, और नेटो ने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी थी था। और उसी के साथ साथ रशिया और चाइना खास तौर पे जो जिनमें एक तरह की गवर्नमेंट्स हैं उनको कम्युनिज्म कहा जाता है, तो कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा खतरा था कि हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के अंदर एक रिवेंज भी पाया जाता है कि जो 1991 और 1992 में कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन का, तो इसका बदला जरूर लेना है। और इस वॉर के पीछे ये एक कॉमन नरेटिव भी पाया जाता है व्लादिमीर पुतिन का कि शायद ये रिवेंज है, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि अगर यूक्रेन नेटो के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन रशिया को ये एक थ्रेट था कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे यूक्रेन है, और अगर यूक्रेन भी शामिल हो गया नेटो पे तो एक रशिया के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है कि नेटो बड़े तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, और रशिया सेंट्रल एशियन कंट्री जितने भी हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जो कि पार्ट थे पहले सोवियत यूनियन के, तो रशिया कभी भी नहीं चाहता कि ये नेटो का हिस्सा बन जाए। एज पर रिपोर्ट्स व्लादिमीर पुतिन किसी सूरत यूक्रेन से पीछे नहीं हटने वाले, और फैक्ट्स भी यही बताते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से अपने प्लान को पूरा जरूर करेंगे। ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन अपनी मिलिट्री रैंक्स को एक्सपैंड करने लग गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि 50% वो मिलिट्री ट्रूप्स को इंक्रीज करेंगे, और इस बात से जाहिर होता है कि व्लादिमीर पुतिन वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को लॉन्ग टर्म वॉर के लिए, और शायद ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन वॉर कभी भी एंड नहीं होगी, जबकि ये एक्सपैंड होगी। इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मीडिया इस टाइम रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया अपनी फोर्सेस को फिनलैंड में डिप्लॉय कर सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिनलैंड नेटो से प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है। नेटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनलैंड के लिए, क्योंकि फिनलैंड नेटो का पार्ट बनना चाहता है। फिनलैंड ने अप्लाई भी किया है नेटो में शमूलियत इख्तियार करने के लिए, लेकिन फिलहाल नेटो का मुझे नहीं लगता कि फिनलैंड उसका पार्ट बन सकेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो बाइडेन ने वर्सा का जब यानी पोलैंड का जब विजिट किया था, तब उन्होंने नॉन मेंबर्स जो है नेटो के उनको खबरदार किया था कि रशिया उनमें अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि रशिया चाहता है कि वो वॉर को एक्सपेंड करे। लेकिन सवाल ये है कि अभी इस तरह के कोई आसार हमें नजर नहीं आ रहे कि वॉर एक्सपेंड हो सकती है और फिनलैंड में कोई रशिया जो है अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन ये भी आसार हमें नजर नहीं आ रहे कि वॉर जो है वो एंड हो रही है, जबकि ज्यादा चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि वॉर एक्सपैंड हो रही है। लास्ट में मैं आपको आज वीडियो के इस हिस्से में बताऊंगी कि जब भी वॉर होती है तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, सिर्फ उस मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस टाइम जब एक साल से देखा जाए तो पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा कि खास तौर पे वर्ल्ड वॉर्स के बाद कि इतने ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में गई है, उसको डिक्लाइन हुआ है। खासतौर पे वेस्टर्न इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो देखने में आए हैं वेस्टर्न, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, और यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हमें नज़र आते हैं कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में वॉर एंड ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए फ्रांस, जो कि G7 कंट्रीज में शामिल है और बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में
उसकी एक पावर है फ्रांस की। तो फ्रांस कंटिन्यूअसली कह रहा है कि वॉर को ख़त्म होना चाहिए। चाइना को इवन वो कह रहा है कि चाइना शामिल हो और वॉर को एंड करे, और चाइना ने भी 12 पॉइंट पॉलिसी बताई है जिसमें वो चाहता है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है वो किसी लाइक बातचीत के ज़रिए, रेज़ोल्यूशन के ज़रिए हल हो जाए और ये वॉर न्यूक्लियर पावर तक ना जाए, क्योंकि जब वॉर एक्सपैंड होती रहती है, जब 1-2 साल तक वॉर जाती है, तो उसका एंड अल्टीमेटली न्यूक्लियर वॉर ही होती है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में देखें तो उस टाइम न्यूक्लियर वॉर का कोई तस्वुर नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का एंड न्यूक्लियर वॉर पे हुआ था और उसके बाद से न्यूक्लियर रेस जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो अब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यही डर होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर तक ना चली जाए। और अगर हम यूएन का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो ऑब्वियसली यूएन इसीलिए बनाई गई थी कि फर्दर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स तो यूएन रिजॉल्व नहीं कर सका, जो प्रॉक्सी वॉर्स थी। ऑब्वियसली वो प्रॉक्सी वॉर जो थी वो मुस्लिम कंट्रीज में थी, और ये अब बिग कंट्रीज में हो रही है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही हैं, और रशिया वीटो पावर रखता है यूएन के अंदर। तब भी बाकी जो कंट्रीज हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती यूएन को कि वो ये वॉर को रुकवा सकें।